ये आदमी भाजपा का है। इस तरह को नहीं मिठाई निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। निकाल बाहर कर देंगे। आपने कहा कि हम गोली मार देंगे, बताओ क्या आप गोली मार दोगे क्या? और हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। जातियां हमने नहीं बनाई, कोई एक मनु महाराज आए थे उन्होंने बना दी। कि एक ही उपलब्धि है, पकौड़ा और भगौड़ा। दुनिया के कई देश भारतीय वीजा वालों को अपने देश में अब बहुत परेशान कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो भारत के कई राज्यों के विद्यार्थियों को कई देशों ने मना कर दिया है कि हम अपने एडमिशन नहीं लेंगे। नई शिक्षा नीति ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ग्लोबल नॉलेज का हब बनाने में गोबर लीपने वाले विश्वविद्यालयों के बच्चे विदेश में पढ़ने जब जाएंगे तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो इस देश के गोबर पट्टी के बच्चों का क्या होगा। लेकिन दुनिया में डंका बज रहा है, यह बात देश में घूम घूम कर गाई जाएगी। दुनिया की 100 सबसे ताकतवर लोगों की सूची में टाइम्स मैगजीन ने इस बार किसी भारतीय को शामिल नहीं किया, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यूपी बिहार के गांवों में डंका बज रहा होगा, क्योंकि सूचनाएं उन तक हकीकत की पहुंचती ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार तो सबसे आगे चली गई है। उनके राज में कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जी उड़ रही हो। आजमगढ़ में एक दलित बच्चे की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला हो, या आगरा में सड़क पर तलवार लहराने और पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की खुलेआम धमकी का मामला हो, पुलिस कहां खड़ी है, कानून व्यवस्था कहां खड़ा है, कुछ भी पता नहीं। पुलिस के बड़े अधिकारी फिरौती मांग रहे हो, पुलिस अपहरण कर रही हो, और मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में बैठकर कहते हैं कि अब तो उत्तर प्रदेश में रामराज्य आ गया है। आज उसी उत्तर प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कैसे भाजपा के लोगों ने उपद्रव कर दिया। कल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी गई, और पहले भी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का आलम देखिए। जिसने अखिलेश यादव को मारने की धमकी दी उसको कोई सजा नहीं मिली, और बनारस का एक व्यक्ति जिस पर हमला हुआ वही जेल में चला गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दलित बारात पर फिर से हमला हो रहा है। बारात के दिन दबंग जाति के लोगों ने हमला करके पूरे दलित परिवार को तहस नहस कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में बैठ के बोलेंगे उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। आज उसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव एक अखबार के कार्यक्रम में गए हुए थे, और उनके बोलते समय वहां पर असहज स्थिति पैदा हो गई। वो असहज स्थिति जब पैदा हुई और बाद में सोशल मीडिया की पोस्ट बताने लगी कि वो भाजपा का आदमी था, जिसे अखिलेश यादव ने शुरू में ही उसकी हरकतों से पहचान लिया था। कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आप मुंह पर कुछ भी बोल सकते हैं, आप बदतमीजी कर सकते हैं। अगर आप बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो भी एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बदतमीजी भरे शब्द बोल सकती हैं। और अगर बीजेपी के आप अदने से कार्यकर्ता भी हों जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को फूल देते हुए तस्वीरों में दिखाई दें, वो एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर बदतमीजी भी कर सकते हैं। ये तो भला हो अखिलेश यादव का, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के माफी मांगने के बाद यह कहा कि माफी मांगना बड़ा संस्कार है और माफ कर देना उससे भी बड़ा। वही अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में उपद्रव करने वाले भाजपा के व्यक्ति को कहते हैं तुम्हें अगर भाषण देना और बहस करना है तो आ जाओ, बगल में यहां कुर्सी लगा लो, मंच पर आ जाओ, बहस करते हैं। क्योंकि पत्रकार बहस अब नहीं करते। यह उत्तर प्रदेश की हालत है। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने प्रत्युत्पन्न मतीत्व का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पकौड़ों की और भगौड़ों की सरकार हो गई है। एक ही उपलब्धि है, पकौड़ा और भगौड़ा। अभी तक की जो इनकी उपलब्धि है, बोला नौकरी, बोला पकौड़ा बनाइए, और भगौड़ा
कितने भाग गए विदेश, सोचिए आप। नौकरी मांगोगे तो पकौड़ा मिलेगा, और अगर देश को लूट लिए तो भाग जाओ, तुम्हें सहारा मिलेगा। भगोड़ों की सरकार, कितने लोग देश छोड़ के भाग गए, और भाजपा सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बनेगी। उसके राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अखिलेश यादव ने उत्तर भारत और भारतीय राजनीति का एक नया समाजवादी अंबेडकरवादी चैप्टर लिखना शुरू कर दिया है पीडीए के जरिए। आज के इंटरव्यू में फिर से उन्होंने उस बुनियादी सवाल को उठाया जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और वो सवाल है कि ये जाति व्यवस्था बनाई किसने, जाति व्यवस्था किसने बनाई, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, किसके आधार पर उन्होंने विभाजन कर दिया। ये जातियां हमने नहीं बनाई, कोई एक मनु महाराज आए थे उन्होंने बना दी। उस विभाजन के आधार पर जिन लोगों ने ज्ञान के संस्थानों पर कब्जा किया कि हम ज्ञान वाले वर्ण व्यवस्था से रहेंगे, उन्होंने दुनिया में ज्ञान के कितने उत्पादन दिए। अब ये मेरा सवाल अखिलेश यादव को सुनने के बाद अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जातियों के आधार पर ज्ञान का विभाजन हो गया। भारत देश में ज्ञान लेन देन का पूरा प्रोसेस जाति बना दी गई उसके लिए। तो उन जातियों ने दुनिया में आज कौन कौन सी ऐसी खोज करके बताई जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। कपड़े, मोबाइल, डेटा, एआई, चैट जीटीपी, डीप सीक, रोबोटिक मशीन, रोबोटिक कार, जीपीएस, क्या दिया। ले दे के कुछ चीजों का नाम गिनाते हैं कि गूगल का हेड कौन है देख लो, माइक्रोसॉफ्ट में क्या कितने भारतीय हैं, तो भारत में क्यों नहीं है। भारत में क्या हुआ, भारत में ज्ञान अनुसंधान का एक केंद्र था, उसे कुछ लोगों ने अपने जाति की बपौती बनकर उस ज्ञान और अनुसंधान की परंपरा को खत्म किया और पाखंड अंधविश्वास उस पर लाद दिया। इसलिए आज सबसे ज्यादा भारत इन चीजों का खरीद करने वाला देश है, उपभोक्ता बन गया। कहां है वो ज्ञान के संस्थान की दुनिया में, ज्ञान का आपका कहां डंका बज रहा है। देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में आप नहीं हैं, देश में बड़े शोध में आप कहीं नहीं हैं। आपके कुछ लोग अगर शोध करना भी चाहते हैं, आपके यहां फंड नहीं है एजुकेशन की, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं, आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, आप सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति अपने विचारधारा का भर रहे हैं, एक ही जाति का भर रहे हैं, और ऐसे लोगों को प्रोफेसर और वाइस चांसलर और प्रिंसिपल बना रहे हैं जो गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। तो आपका ज्ञान और विज्ञान गोबर गोमूत्र से आगे बढ़ नहीं पाया। जिन्होंने यह दावा किया कि हम तो वर्ण व्यवस्था में बलशाली हैं, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि दुनिया के कितने देशों पर भारत के बलशाली लोगों ने आक्रमण किया। वो तो आपस में लड़ते रह गए और बाहर से लोग आके आक्रमण करते रह गए। आज तक उसका हिसाब लेने के लिए बीजेपी राजनीति करनी पड़ रही है उसको। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि गड़े मुर्दे न उखाड़े जाएं, इतिहास के पन्ने न पलटे जाएं। लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर भारत के सांस्कृतिक विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर खोल दिया है और उसका नाम है पीडीए। आज फिर से उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था हमने नहीं बनाई, हम तो जाति व्यवस्था के शिकार हुए। इसके लिए दो आइडियोलॉग को उन्होंने कोट किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उसके जो प्रेम्बल में जो चीजें लिखी हुई हैं कि जो हमारा वी द पीपल और हमें देश कैसा बनाना है, जो हमारा देश कैसा बने, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो जो हमारे प्रेम्बल में है समाजवादी, उस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। जो हमारे आपके सामने जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हैं कि हम किस तरीके से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें और दूसरा आर्थिक गैर बराबरी कैसे दूर करें। ये दो जो चैलेंजेस हैं, उन्हीं चैलेंजेस के आसपास हम लोग राजनीति कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि अभी तक तो हम लोग मुकाबला कर करके आए हैं, आने वाले समय में इस प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब जाति क्यों और हिंदू बनाम हिंदू, ये उत्तर भारत ही नहीं पूरे देश की बहुजन राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी एकजुट था, इस देश के 90% लोगों को पीडीए, जिसके लिए अखिलेश यादव ने आज ही के इंटरव्यू में बोला
कि हमारे लिए एक इमोशन है, ये एक भावना है, उस पर एकजुट कर रहा है और एकजुट करके कह रहा है कि ये तो कोई मनु महाराज आ गए, उन्होंने ये जाति व्यवस्था बना दी और ऐसी जाति व्यवस्था बनाई कि मैं मुख्यमंत्री रहा और मेरा घर भी गंगा जल से धोया बीजेपी ने। मैं मंदिर गया तो बीजेपी ने गंगा जल से धोया। अब आपको लगता होगा कि यही बात दोहराने से क्या होगा? ये उत्तर भारत का एक नया सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श सेट हो रहा है, क्योंकि यह इस देश की 90% आबादी को यह एहसास कराएगा कि आप बिखरे रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से लेकर हाई कोर्ट के जस्टिस तक 78% केवल अपर कास्ट बने पिछले 10 साल में और 22% में सब हैं। आबादी 90% और उनके जज 20% भी नहीं। इस देश के वाइस चांसलर केवल उत्तर प्रदेश में 99% वाइस चांसलर केवल 10% लोगों के बीच से आते हैं और 90% पीडीए के बीच से वाइस चांसलर ही नहीं है, पूरे देश में नहीं है। इस देश के ब्यूरोक्रेसी और मीडिया में, जैसे अखिलेश यादव ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सुनिएगा, कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद कितना बड़ा है। डीजीपी कोई भी आएगा, एक तो कार्यवाहक पहले जोड़ दीजिए और आखिरी में सिंह जोड़ दीजिए, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्य 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 तीनों कौन है? तो उसी विभाग के जो मुखिया बनते हैं वो अभी तक तो कार्यवाहक बनते आए हैं। उस कारण में मैं नहीं जानना चाहता हूं कि कार्यवाहक किस कारण बन रहे हैं, लेकिन एक चीज तो हम लोगों को सबको पता है, यहां जितने बैठे हैं सबको पता है, कुछ आरोप हम लोगों पे भी लगते थे। अगर वो आरोप लगते हो तो मेरे पास तो चित्रकूट का हिसाब किताब देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे डाल सकता हूं जिले का और कैसे पोस्टिंग है। तो कार्यवाहक होना है, बीच में का नाम नहीं पता है, लेकिन आखिरी में सिंह होना है। मैं इसे आसान कर दूं आपके लिए अखिलेश यादव के बयान को। मुख्य सचिव, मुख्य सलाहकार, मुख्य अधिकारी, ये कौन लोग हैं? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपनी जाति के हैं। जैसे बांदा विश्वविद्यालय में 15 लोग नियुक्त हुए, 11 उसी जाति के थे जिसके मुख्यमंत्री जी हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष, एसएचओ, सीओ, इतने जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, मैं दावे से कह रहा हूं 90%, 80 से 90% केवल 10% आबादी के होंगे और उसमें भी 80 से 90% मुख्यमंत्री की जाति के होंगे। यह बात अखिलेश यादव अब पीडीए के लोगों को समझा रहे हैं कि तुम बिखरे रहे तो अपमानित हुए, तुम्हारा कहीं पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है तो कहीं झूठे इनकाउंटर में फंसाए जा रहे हो, कहीं तुम्हारे लोगों पर कार्रवाई हो रही है तो कहीं तुम्हारे लोगों को शिक्षा दूर हो गई और महंगाई और बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि कस्टोडियल डेथ से लेकर के फेक इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पत्रकार ने जब कहा कि आपके राज्य में जब आप मुख्यमंत्री थे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। अखिलेश यादव ने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की तरह एक एक करके गिनवा दिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की हकीकत क्या है और माफिया की हकीकत क्या है। अब अखिलेश यादव की बात को आगे बढ़ा दीजिए, माफिया कौन है डिस्ट्रिक्ट में और मुख्यमंत्री की जाति का है कि नहीं। सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या नहीं लिखते, सोचिएगा। अंडा और डंडा की बात करने वाले विकास क्या करेंगे? इस लोकतांत्रिक देश में आप डंडे की बात करेंगे आप? अरे जो खुद ही अंडा है वो डंडे की बात ही तो करेंगे, और क्या बात करेंगे? अखिलेश यादव उत्तर भारत ही नहीं पूरे देश की राजनीति को एक बौद्धिक सांस्कृतिक आयाम दे रहे हैं। वो विवेकानंद को कोट करते हुए कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा टॉलरेंट रिलीजन थे, तो विवेकानंद का चोला पहन लेने से कोई भी योगी नहीं हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस हमारा धर्म सिखाता है, जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो उन्होंने भाषण ये दिया कि हम उस देश के उस धरती से आते हैं जो देश और जिस देश का धर्म हमें ये सिखाता है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है हमारा धर्म। बताइए विवेकानंद जी की कितनी बात मानते हैं? केवल वस्त्र पहन लेते हैं उन जैसे, बोले हम हो गए विवेकानंद। तो वस्त्र से कोई योगी नहीं हो सकता है, विचार से योगी हो सकता है।
महात्मा कबीर का पद मैंने पूरे देश में गा गा के सुनाया कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये संत कबीर लिख गए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सिमरन नाई। संतों ऐसा जग बौराना, संत कबीर जो कह गए वो महापुरुषों का भारत आज सवाल कर रहा है। पत्रकार ने जब यहां तक पूछा कि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो उन्होंने एक्सप्रेसवे से लेकर के लैपटॉप तक को गिनवाया, और उसी समय वो प्रकरण आया कि भाजपा का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुलेआम वहां पर बेइज्जती कर दे। कल्पना करके देख लीजिए, अमित शाह का इंटरव्यू चल रहा हो, योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू चल रहा हो, नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते लेकिन आके मीडिया में तो बैठते हैं, क्या वहां मीडिया वाले उनके विरोधियों को बैठाएंगे? उनमें भी क्या वैसे लोगों को बैठाएंगे जो सवाल करें? बदतमीजी की तो बात ही छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठेंगे तो वहां पर उस तरह के लोग बिठाए जाएंगे जो बदतमीजी कर दें, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे बहुत सहेज करके संभाल लिया। लेकिन कल्पना करिए कि गोली मारने की बात कहने वाले जिस व्यक्ति के ऊपर यह बात हो, उसने यहां तक दिलेरी दिखाई कि इनकी गोली वोली से डरते नहीं हम, क्योंकि हमारी लड़ाई सच की है। आपने कहा कि हम गोली मार देंगे, बताओ क्या आप गोली मार दोगे क्या? और हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। तो सच की लड़ाई में अंबेडकर को, लोहिया को, पीडीए को अगर आप एक श्रृंखला में जोड़ेंगे तो उत्तर भारत में केवल 2027 के यूपी के इलेक्शन की बिसात अखिलेश यादव ने नहीं बिछाई है, वो एक बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विमर्श की, नैरेटिव की। और भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव और जिस विमर्श में धाराशायी हो जाती है, उसी विमर्श को अखिलेश यादव एक नया आकार दे रहे हैं। अगर अखिलेश यादव इस पीडीए विमर्श को, लोहिया अंबेडकर विमर्श को, वंचित शोषित कमेरा के विमर्श को, जाति व्यवस्था की बुराई को, जाति के नाम पर वर्चस्व को और जाति के नाम पर स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को धार पिरो करके ऐसे ही अगर गांवों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, उनके कार्यकर्ता उनकी मंशा के मुताबिक 90% आबादी को गोलबंद करने में कामयाब हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल यूपी में ही नहीं पूरे देश में गंभीर मुश्किल हो सकती है। क्योंकि एक वितान है, एक बड़ा आइडिया ऑफ इंडिया का मूल नैरेटिव है जो लोहिया और अंबेडकर को जोड़ता है, जो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करता है, सबको बराबर के सम्मान की बात करता है। अखिलेश यादव उस नए रूप में आपके सामने हाजिर है, लेकिन जान के मारे जाने के हमले को झेलते हुए, अपमान और बेइज्जती को झेलते हुए एक नेता कैसे संयम से आगे बढ़ता है, इस बात को भी उनसे सीखना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विमर्श कहां चले गए। आदरणीय मायावती जी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, बीजेपी पर हमलावर ही नहीं है। सपा पर हमलावर हो पूरा हक है क्योंकि दो अलग पार्टियां हैं, लेकिन बसपा केवल सपा पर हमलावर हो, बसपा का कैडर तो शांत है, बसपा के ट्रोलर केवल सपा पर हमलावर हो और बीजेपी पर कुछ न बोले, यह जरा आश्चर्यजनक होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया वितान बन रहा है। इस पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इतनी जरूरी बातें होती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही जरूरी बातें और जरूरी पहलुओं के साथ आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।